नमस्कार मित्रों। जैसा आप सभी को विदित है कि कल हमने आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड एजुकेशनल साइकोलॉजी का जो पाठ्यक्रम है उसको हमने पूरा कर लिया है। उसकी जो 6 यूनिट है वो 6 के 6 यूनिट हमने जितने पार्ट्स थे, जितने पॉइंटों में वो डिवाइड थे यूनिट, उन पॉइंट के अनुसार अकॉर्डिंग टू सिलेबस हमने पूरा कर लिया है। और कल के वीडियो में मैंने स्टार्ट में और लास्ट में आपको एक बात कही थी कि इसके बाद में मेरे पास दो विषय हैं स्टार्ट करने के लिए। एक है फर्स्ट पेपर के लिए पॉलिटिकल साइंस और दूसरा है फर्स्ट पेपर के लिए जो 5 प्रश्न होंगे इंग्लिश के। और मैंने उसके लिए आपको कमेंट्स के लिए कहा था और मैंने कहा था कि जिस भी विषय के लिए ज़्यादा कमेंट आएंगे उसी विषय को मैं स्टार्ट करूँगा। तो कल के कमेंट्स को देखकर ज़्यादातर जो कमेंट्स हैं वो इंग्लिश के लिए आए थे। पॉलिटी वाले बिल्कुल भी ये ना सोचें कि हम पॉलिटी नहीं करेंगे, क्योंकि इंग्लिश एक ऐसा विषय है जिसको करने में हमें ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा। तो जैसे ही ये 15-20 दिन में इंग्लिश पूरी होती है उसके बाद हम जो पॉलिटी है, जो निर्धारित पाठ्यक्रम है, उसको भी हम इसी तरह से पूरा कर लेंगे। तो इंग्लिश स्टार्ट करने से पहले मैं इसके बारे में 2-4 चीज़ें आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि इंग्लिश को तैयार करने के लिए हमें 2 चीज़ों की ज़रूरत होती है जो जनरली इंग्लिश सीखने में हमें बहुत ही मदद करती हैं। उन दोनों चीज़ों को आपको विशेष सावधानी से अपने दिमाग में बैठाना है, तभी आपको ये अंग्रेजी है ये समझ में आएगी। तो पहला जो है इंग्लिश को तैयार करने का तरीका वो है शब्दकोश। यानी ज़्यादा से ज़्यादा आप इंग्लिश का जो शब्दकोश है उसको याद करें, जिसको हम कहते हैं जैसे मीनिंग्स याद करना। यानी जो भी आपके सामने वर्ड्स हैं या निर्धारित पाठ्यक्रम में जितनी भी शब्दावली है उसको याद करना। क्योंकि अधिकांश जो प्रश्न हैं, यदि आपको कोई रूल्स याद है या नहीं है, तो भी यदि आपको अधिकांश यदि शब्दावली याद है, इंग्लिश के ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड याद हैं, तो भी आपका अर्थ के आधार पर वो जो वाक्य है, वो जो प्रश्न है वो सही हो जाता है। इसका मैं अभी प्रमाण दूंगा, क्योंकि इसी वीडियो में मैं आरपीएससी 2018 का जो पेपर लगा था ग्रुप ए का, उसके जो 5 प्रश्न थे उनको इसी वीडियो में मैंने शामिल किए हैं, ताकि आपको ये पता चल जाए कि प्रश्नों की प्रकृति कैसी होती है और प्रश्नों का जो जवाब है वो किस तरह से दिया जाता है। तो पहला जो तरीका मैंने आपको बताया वो यही था, यानी वोकैब याद करना, यानी ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश के वर्ड्स को हिंदी में याद करना। क्योंकि हम में से जो अधिकांश जो स्टूडेंट हैं जो तैयारी कर रहे हैं वो हिंदी माध्यम के स्टूडेंट हैं। तो हमें हिंदी माध्यम वाले स्टूडेंट्स को यदि कोई दूसरी भाषा सीखनी होती है तो उसको हम हिंदी के माध्यम से सीखते हैं। यानी हिंदी से तुलना करते हुए हम सीखते हैं कि इस शब्द को इस भाषा में ये कहा जाता है, और इस वाक्य को यदि हम इंग्लिश में या दूसरी भाषा में ट्रांसलेट करते हैं तो उसके रूल्स हम पढ़ते हैं। तो पहला तरीका आपको है शब्दकोश ज़्यादा से ज़्यादा आपको याद होने चाहिए। दूसरा है रूल्स फॉलो करना। यानी कोई भी भाषा होती है, इंग्लिश एक हमारी एक भाषा है विषय के साथ साथ, तो कोई भी भाषा होती है तो उसकी अपनी एक व्याकरण होती है, अपनी एक ग्रामर होती है, और उस ग्रामर के अंतर्गत बहुत सारे टॉपिक होते हैं और हर टॉपिक का अपना एक नियम होता है, और उस नियम के अंतर्गत अनेक उपनियम होते हैं। तो उन रूल्स को भी हमें याद रखना है, क्योंकि आधे जो प्रश्न हैं जो हमारे शब्दकोश से ठीक हो रहे हैं और आधे जो प्रश्न हैं वो हमारे रूल्स से सही होंगे। यानी जो भी ग्रामर का टॉपिक है उसके जो रूल्स हैं, जिनकी जो शर्तें हैं, उसे हमें ध्यान में रखनी है। तो 2 चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ कि अगला जो हमारा विषय जो हमने स्टार्ट किया है वो है आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर इंग्लिश। और इंग्लिश को तैयार करने के 2 तरीक़ों पर मैं आपसे चर्चा कर चुका हूँ। एक है, और ये दोनों के दोनों जब तक आप इन पे जोर नहीं देंगे, आप बिल्कुल भी ये मत मान लेना कि मेरे अंग्रेजी के प्रश्न सही हो सकते हैं। आपके अंग्रेजी के प्रश्न तभी सही होंगे जब आपकी ये दोनों चीज़ें मजबूत होंगी। क्योंकि अभी मैं पाठ्यक्रम अगला जो हमारा पेज होगा, अगली जो स्लाइड होगी, उस पर मैं पाठ्यक्रम पे चर्चा करूँगा। वहाँ भी आप देखेंगे कि आधे जो टॉपिक हैं वो शब्दकोश पर आधारित हैं और आधे जो टॉपिक हमारे पाठ्यक्रम में निर्धारित किए गए हैं वो रूल्स पर आधारित हैं। तो इतनी बात आपके यहाँ तक मुझे लगता है अच्छी तरह समझ में आई होगी।
तो अगले हम देखते हैं कि अगला जो पॉइंट है वो है हमारा जो सिलेबस जो आरपीएससी द्वारा निर्धारित किया गया है। तो अंग्रेजी के इस पाठ्यक्रम में हमारे आप देख सकते हैं कि इतने सारे पॉइंट निर्धारित किए गए हैं। तो कितने पॉइंट हैं वो आप देख सकते हैं। 9 और 10, यानी कुल मिलाकर हमारे जो पाठ्यक्रम में वो 10 पॉइंट निर्धारित किए गए हैं। तो इन 10 पॉइंटों में जो पहला जो पॉइंट है, पहला जो हमारा टॉपिक है जो हमें पढ़ना है वो है टेंस। और कहीं भी आपने देखा होगा, आपने भी अंग्रेजी पढ़ी होगी, अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ी होगी, या फिर किसी दूसरे कंपटीशन एग्ज़ाम की भी आपने तैयारी करी होगी तो भी आपने अंग्रेजी पढ़ी होगी। तो मोस्ट ऑफ जो टीचर्स हैं वो सबसे पहले जो टॉपिक स्टार्ट करते हैं वो होता है टेंस। तो सबसे पहले उसी तरह से हम भी हमारे पाठ्यक्रम में यहाँ पर सबसे पहले टेंस पढ़ेंगे। और टेंस में जो महत्वपूर्ण जो स्थान है वो है सीक्वेंस ऑफ टेंस। सीक्वेंस का मतलब होता है क्रम, यानी कोई भी जो टेंस होता है उसका क्रम क्या होता है, एक निर्धारित क्रम होता है। जैसे वाक्य का एक इंग्लिश में एक निर्धारित स्ट्रक्चर होता है। वो सारी बातें मैं आपको जब एक एक पॉइंट हम डिटेल से पढ़ेंगे, जैसे हमने स्कूल मैनेजमेंट पढ़ा, एजुकेशनल साइकोलॉजी पढ़ी, उसी तरह से जब मैं टॉपिक को लूँगा तो उस टॉपिक से संबंधित आपका कोई भी जो प्रश्न है, कोई भी जो दिमाग में आपके प्रश्न आ रहा है, वो सारे डाउट मैं आपको बता दूं कि बिल्कुल क्लियर करूंगा। फिर भी आपके कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। और आपने देखा होगा कि मैं हर एक स्टूडेंट्स के जो कमेंट्स आते हैं उनका जवाब देने का पूरा प्रयास करता हूँ। दूसरा जो हमारा निर्धारित जो पाठ्यक्रम का बिंदु है वो है वॉइस, एक्टिव और पैसिव। यानी इंग्लिश में 2 वॉइस होते हैं, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, जिसको हम हिंदी में कहते हैं कर्मवाच्य और कर्तृवाच्य। तो जो एक्टिव होता है उसको हम कर्तृवाच्य कहते हैं और पैसिव वॉइस है उसको हम कर्मवाच्य कहते हैं। यानी जब हमारी क्रिया कर्ता के अनुसार होती है, सब्जेक्ट के अनुसार हमारी वर्ब का यूज हम करते हैं तो उसे हम एक्टिव वॉइस कहते हैं। और जब हमारी जो वर्ब है उसका यदि यूज हम ऑब्जेक्ट के अनुसार करते हैं तो उसको हम पैसिव वॉइस कहते हैं। तो दूसरा जो बिंदु है वो है एक्टिव एंड पैसिव। ये सारी चीज़ें आपने कहीं ना कहीं पढ़ी है और 12th तक तो हम अंग्रेजी अनिवार्य विषय में पढ़ते ही पढ़ते हैं और ये सारी जो चीज़ें हैं वो परिचित चीज़ें हैं। एकमात्र यहाँ पर रिवीजन होगा, लेकिन रिवीजन इस तरह से होगा कि आपको जो चीज़ पढ़ाई जाएगी वो तुरंत आपको याद हो जाएगी। लेकिन जो जो चीज़ें मैं टॉपिक के साथ आपको बताते जाऊँ उन चीज़ों को आपको फॉलो करना है, उन चीज़ों को आपको तुरंत याद रखना है। तीसरा जो बिंदु हमारे पाठ्यक्रम का वो है नरेशन, यानी डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। इसको हम स्पीच भी कहते हैं, डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट स्पीच, इसी को हम नरेशन कहते हैं। तो ये हमारा तीसरा बिंदु होगा। चौथा जो हमारा इंग्लिश के पाठ्यक्रम का बिंदु है वो है यूज ऑफ आर्टिकल। आर्टिकल जैसे आपने पढ़ा है ए, एन और द। तो ए, एन, दी का जो प्रयोग है वो किस तरह से किया जाता है वो हम आर्टिकल में पढ़ेंगे। और आर्टिकल के साथ साथ हमारा जो दूसरा बिंदु है वो है डिटरमिनर्स। डिटरमिनर्स में हम पढ़ेंगे जैसे दिस का प्रयोग कहाँ होता है, दैट का प्रयोग कहाँ होता है, दीज का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, दोज का प्रयोग कहाँ होता है, फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू, लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल। तो ये सारे महत्वपूर्ण डिटरमिनर्स हैं, उनको भी हम रूल्स के साथ और एग्जाम्पल्स के साथ आपके साथ पढ़ेंगे। अगला जो हमारा पॉइंट है वो है यूज ऑफ प्रीपोजिशंस, यानी जो पूर्व सर्ग जिसको हम हिंदी में कहते हैं, यानी जिनका प्रयोग हम नाउन से या प्रोनाउन से पहले करते हैं उनको हम प्रीपोजिशंस कहते हैं। कहीं कहीं पर क्रिया के पहले भी इनका प्रयोग किया जाता है। संस्कृत में इनको हम विभक्ति कहते हैं। जैसे संस्कृत में हम विभक्ति का प्रयोग करते हैं कारक चिन्हों के आधार पर, जैसे कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान के लिए। तो जैसे हम के लिए संस्कृत में होता है, आपने रीट में भी पढ़ा होगा, तो वहाँ पर हम चतुर्थी का प्रयोग करते हैं। और के लिए जो भी शब्द उसमें हम चतुर्थी का प्रयोग करते हैं। उसी तरह से इंग्लिश में उन विभक्तियों को बताने के लिए पूर्व सर्ग का प्रयोग किया जाता है, प्रीपोजिशंस का प्रयोग किया जाता है। और के लिए जो शब्द है उसके लिए हम फॉर का प्रयोग करते हैं, जैसे फॉर मी यानी मेरे लिए, फॉर हिम उसके लिए।
इसी तरह से अन्य प्रीपोजिशन जैसे टू है, इन है, बिलो है, अंडर है, आफ्टर है, तो सारे के सारे जो प्रीपोजिशंस हैं कहाँ कहाँ पर किसका प्रयोग किया जाता है और एक ही प्रीपोजिशंस का अलग अलग संदर्भ में अलग अलग प्रयोग किस तरह से किया जाता है, वो सारी चीज़ें हम इस पॉइंट के अंतर्गत पढ़ेंगे। अगला जो बिंदु है वो है करेक्शन ऑफ सेंटेंसेज इंक्लूडिंग सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट, डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव, कनेक्टिव एंड वर्ड्स रॉन्गली यूज्ड। सबसे महत्वपूर्ण है, इसमें लगभग बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं। करेक्शन ऑफ सेंटेंसेज यानी वाक्यों का सही करना, उनको सही करना। तो इसका शॉर्ट रूप यदि हिंदी में बताऊं तो होता है शुद्धिकरण, यानी अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना। अब वो अशुद्धि किस किस से रिलेटेड हो सकती है, किस किस से संबंधित होती है, वो है सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट। मुख्य रूप से जो अशुद्धि होती है इन तीन चीज़ों से रिलेटेड होती है। सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट का मतलब होता है कि इंग्लिश में जो वर्ब यूज की जाती है, जो क्रिया का हम प्रयोग करते हैं, उसका प्रयोग हमेशा सब्जेक्ट के अनुसार होता है। यानी हमारा सब्जेक्ट यदि प्लूरल है, बहुवचन है, तो हमारी जो वर्ब है वो भी प्लूरल होगी, बहुवचन होगी। और यदि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, एकवचन है, तो आने वाली जो वर्ब है वो भी हमारे सिंगुलर होगी। तो कहीं कहीं पर आपकी परीक्षा में वो दे देगा, सब्जेक्ट आपके बहुवचन दे देगा और क्रिया वहाँ पर एकवचन दे देगा या अन्य किसी रूल्स के अनुसार दे देगा। तो आपको उस अशुद्धि को पहचान करके जो आपका ऑप्शन होगा उसमें से जो शुद्ध जो सेंटेंस है जिसका सब्जेक्ट के साथ जिस वर्ब का प्रयोग किया जाएगा उसको वहाँ पर छांटना है। तो ये जो टॉपिक है इसका जो अधिकांश जो मैटर है वो हमारा जो पहला पॉइंट होगा टेंस, सीक्वेंस ऑफ टेंस, यहीं पर हम पढ़ लेंगे। यदि आपने टेंस ठीक तरह से पढ़ा, जो मैं आपको पढ़ाऊँगा, तो आपका ये जो पॉइंट है सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट, इनके आधार पर जो अशुद्धि से प्रश्न पूछा जाएगा वो आपका गलत नहीं होगा। दूसरा जो अशुद्धि से संबंधित जो टॉपिक है वो है डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, यानी हमारे पाठ्यक्रम में डिग्रियों को भी रखा गया है और ये डिग्री भी एक तरह से एडजेक्टिव होती है। तो एडजेक्टिव जैसे हमने ऊपर भी पढ़ा था, एडजेक्टिव का मतलब होता है विशेषण। किसका विशेषण? जैसे कोई नाउन है, प्रोनाउन है, तो उनकी जो विशेषता बताने वाले जो शब्द हैं उनको हम एडजेक्टिव कहते हैं, विशेषण कहते हैं। तो यहाँ विशेषण हम किस संदर्भ पढ़ेंगे? डिग्री। तो डिग्री भी आपने पढ़ रखी हो या नहीं पढ़ रखी हो तो भी मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जनरल जो परिचय हम जैसे हर पॉइंट का करते आ रहे हैं, तो डिग्री होती हैं 3। जैसे फर्स्ट डिग्री को हम पॉजिटिव डिग्री कहते हैं, दूसरी को हम कंपैरेटिव कहते हैं जिसमें 2 चीज़ों की हम तुलना करते हैं, और तीसरा जो प्रकार है डिग्री का वो होता है सुपरलेटिव डिग्री, यानी बहुत सारी चीज़ों में से किसी एक को श्रेष्ठ बताना। तो यहाँ पर मैं केवल सामान्य परिचय बता रहा हूँ ताकि आपके समझ में आ जाए, ताकि आपकी स्मरण हो जाए कि आपने जो पिछली क्लासों में या स्कूल लाइफ में जो चीज़ें पढ़ी थी वो आपके एक बार दिमाग में आ जाए कि हाँ ये चीज़ मैंने पढ़ रखी है, और वो आपके रिमाइंड हो जाए कि हाँ जो सर बता रहे हैं कि ये इतने प्रकार होते हैं, इस चीज़ में इस चीज़ को हमें पढ़ना है, तो आपका रिवीजन हो जाए, आपके दिमाग में वो सारी चीज़ें आ जाएं। क्योंकि जैसे मैंने आपका जो स्कूल मैनेजमेंट है वो स्टार्ट किया हो, चाहे मैंने हिस्ट्री का पार्ट स्टार्ट किया हो, चाहे मैंने एजुकेशनल साइकोलॉजी का पार्ट स्टार्ट किया हो, किसी भी पार्ट को स्टार्ट करने से पहले मेरा एक टारगेट होता है कि उसको स्टार्ट करने से पहले उसका जो पाठ्यक्रम है उस पर मैं चर्चा करूं, ताकि जब आपको उस चीज़ को पढ़ाया जाए तो वो चीज़ आपको नई ना लगे, आपको लगे कि हाँ ये निर्धारित है और हम अकॉर्डिंग टू सिलेबस पॉइंट टू पॉइंट उसकी तैयारी हम कर रहे हैं। तो अगला करेक्शन ऑफ सेंटेंस में था डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, और कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की। अब मैं आपको वीडियो के स्टार्ट में बताया था कि इंग्लिश को तैयार करने के 2 तरीके, एक तो है रूल्स और एक है शब्द। तो यहाँ तक जो 6 पॉइंट थे, इन 6 पॉइंटों के जो प्रश्न होंगे वो आपके तभी सही होंगे प्रायः जब आपको इनके रूल्स याद होंगे, जो नियम इसके निर्धारित किए गए हैं ग्रामर के वो याद होंगे। अगले जो लास्ट 4 टॉपिक हैं वो हैं शब्दकोश से संबंधित। इनमें कोई आपको रूल्स फॉलो नहीं करना है, इनमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो मीनिंग्स हैं उनको याद करना है। किस तरह से करना है, क्या क्या करना है, कहाँ से करना है? तो पहला जो पॉइंट है वो है ग्लोसरी ऑफ ऑफिशियल टेक्निकल टर्म्स विद दियर हिंदी वर्जन। ग्लोसरी का मतलब भी होता है शब्दकोश, यानी आपको शब्द याद रखने हैं, और वो शब्द किससे संबंधित होंगे? ऑफिशियल यानी कार्यालयी शब्द होंगे,
और टेक्निकल यानी तकनीकी शब्द होंगे। तो यहाँ पर शब्दों को आपके लिए सीमित कर दिया गया है, क्योंकि शब्द तो बहुत सारे असीमित हैं, कितने शब्द हम याद करें। तो उसका जो यहाँ पर उनको क्लियर किया गया इस पाठ्यक्रम में, आपको 2 ही क्षेत्रों के शब्द याद रखने। एक तो कार्यालयी, यानी वो शब्दावली आपको याद रखनी है जो विभिन्न ऑफिस हैं, जो विभिन्न कार्यालय हैं वहाँ पर यूज किए जाते हैं। मैं इनकी शब्दावली का भी वीडियो बनाऊंगा और आपको एक PDF उपलब्ध करवा दूंगा, जिसमें इससे रिलेटेड जो शब्द हैं वो आपको मिल जाएंगे। दूसरा है टेक्निकल टर्म्स, यानी तकनीकी जो टर्म्स हैं, तकनीकी के क्षेत्र में यूज होने वाले जो शब्द हैं उससे संबंधित आपको शब्द याद रखना है विद दियर हिंदी वर्जन, हिंदी वर्जन के साथ, यानी हिंदी अर्थ के साथ आपको याद रखना है। अगला जो पॉइंट है वो है एंटोनिम्स, यानी विलोम शब्द। तो आपको यहाँ पर विलोम शब्द भी याद रखना है। तो विलोम शब्द के लिए कोई स्पेशल रूल्स नहीं है, जैसे हम हिंदी में कहते हैं सत्य, असत्य, यहाँ भी है, लेकिन वो जो परीक्षा में पूछेगा वो आपको वो वाले शब्द नहीं पूछेगा जो सामान्य रूप से बनते हैं। जैसे वो ये नहीं पूछेगा कि हैप्पी का विलोम क्या होता है, तो आपको अनहैप्पी दे देगा। तो इस तरह से जो बचपन में जो चीज़ें पूछी जाती थी वो यहाँ पर नहीं पूछी जाएंगी। यहाँ पर जो एंटोनिम्स पूछा जाएगा वो अलग ही शब्द होगा, और जो 4 ऑप्शन होंगे वो भी आपको याद होना चाहिए, और प्रश्न में जो शब्द होगा उसका भी आपको अर्थ याद होना चाहिए। तो इस प्रश्न को करने के लिए आपको 5 शब्दों के हिंदी अर्थ याद होने चाहिए। एक शब्द वो जो प्रश्न में आएगा और 4 शब्द वो जो आपके ऑप्शंस में होंगे, तभी ये प्रश्न आपका सही होगा। तो जिस तरह से मैंने ऊपर वाले में बताया कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको मीनिंग्स याद रखनी है, उसी तरह से यहाँ भी आपके यदि ज़्यादा से ज़्यादा मीनिंग्स याद है, वोकैब याद है, तो आपका ये प्रश्न सही हो जाएगा। अगला है फॉर्मिंग न्यू वर्ड्स बाय यूजिंग प्रीफिक्स एंड सफिक्स, यानी 2 चीज़ें होती हैं हिंदी ग्रामर में, संस्कृत ग्रामर में। एक होते हैं उपसर्ग और एक होते हैं प्रत्यय। उपसर्गों का जो प्रयोग है वो शब्द के पहले किया जाता है, और उपसर्गों को हिंदी में इंग्लिश में कहते हैं प्रीफिक्स, और जो प्रत्यय हैं उनका प्रयोग शब्द के बाद में किया जाता है और उनको इंग्लिश में कहते हैं सफिक्स। तो प्रीफिक्स और सफिक्स का प्रयोग करते हुए हमें नए शब्द बनाना भी सीखना है। तो ये भी रूल्स के साथ साथ शब्द भी इसमें याद रखना है, और रूल्स भी आपको बताया दिए जाएंगे। तो किस तरह से हम नए शब्द बनाते हैं उसको हमें यहाँ पर याद रखना है। जैसे मान लीजिए सडन शब्द है, सडन यानी अचानक, तो उसमें हम LY जोड़ के बनाएंगे सडनली, अचानक। तो उस तरह से हमें बहुत सारे शब्द सीखना है, और इसका जो एग्जाम्पल है वो परीक्षाओं में पूछा भी गया था। और लास्ट जो पॉइंट है फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर इंग्लिश का, वो है कन्फ्यूजेबल वर्ड्स, यानी भ्रमित करने वाले, कन्फ्यूज करने वाले शब्द। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि लास्ट के जो 4 पॉइंट है वो बिल्कुल शब्दों के ऊपर आधारित है। यदि आपके मीनिंग्स याद हैं तो घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, आपको रूल्स याद करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा आपको मीनिंग्स याद रखनी है। जो भी आपके पास जो गाइड है, जो भी आपने बुक्स खरीद रखी है या इंग्लिश की है, उसमें जो शब्दावली है उसको आपको याद रखना है। तो इस तरह से आज की इस वीडियो में हमने पाठ्यक्रम में विस्तार से चर्चा करी, और उसमें हमने पढ़ा कि कौन से पॉइंट के अंतर्गत कौन से हमें रूल्स पढ़ना है, कितने प्रकार होते हैं। डिटेल से हम एक एक पॉइंट को लेंगे, जैसे और विषय हमने तैयार करे थे। उसके बाद मैंने आपको ये भी बताया था कि इस वीडियो में मैं जो 2018 का जो पेपर हुआ था उसमें जो 5 प्रश्न अंग्रेजी के पूछे गए थे उनको भी यहाँ पर शामिल किया है। बाकी के जो पेपर हैं 2018 का जो ग्रुप बी था, ग्रुप सी था, 2015 में जो पेपर हुआ, 2011 में जो पेपर हुआ, 2013 में पेपर हुआ, उसमें किस तरह के प्रश्न पूछे गए थे, उन प्रश्नों को मैं रिलेटेड टॉपिक के साथ वहाँ पर शामिल करूँगा। यानी जैसे हम टेंस पढ़ेंगे और पिछली परीक्षाओं में टेंस से संबंधित यदि कोई प्रश्न पूछा गया है तो उसी के साथ हम उस प्रश्न को डिस्कस करेंगे। आज इस वीडियो में 2018 के ग्रुप ए के पेपर को डिस्कस करने का मतलब यही है, क्योंकि हमने ये जो सिलेबस देखा है तो आपके क्लियर हो जाए कि हाँ ये सिलेबस है और निर्धारित सिलेबस में से ही प्रश्न पूछा जाता है। तो यहाँ पर आपके 10 पॉइंट हैं और प्रश्न पूछे जाएंगे 5। तो वो जो 5 प्रश्न होंगे वो किसी भी टॉपिक में से हो सकते हैं। आप बिल्कुल भी ये ना सोचें कि ये महत्वपूर्ण है, ये पॉइंट महत्वपूर्ण नहीं है, या फिर एक ही पॉइंट में से 2 प्रश्न भी वो पूछ सकता है।
ये चीज़ डिपेंड करती है प्रश्न बनाने वाले के मस्तिष्क पर, उसकी सोच क्या है, उसको कौन सा टॉपिक पसंद आता है, कौन से टॉपिक से वो प्रश्न बनाना चाहता है। तो चलते हैं 2018 ग्रुप ए के जो 5 प्रश्न पूछे गए थे। तो 31 से ये प्रश्न स्टार्ट थे, 75 प्रश्न आते हैं। तो 31वां ये प्रश्न पहला था और यहाँ पर मैंने लिख भी दिया है आरपीएससी 2018, जिसका पेपर 2020 में हुआ था। तो ग्रुप ए का ये पेपर है। तो पहला प्रश्न है और मैं आपको ये भी बता दूंगा कि ये कौन से टॉपिक से है। तो सबसे पहले प्रश्न पढ़ते हैं कि चूज़ द ग्रामेटिकली करेक्ट ऑप्शन, यानी व्याकरणिक दृष्टि से आपको सही ऑप्शन चूज करना है। तो मित्रों, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि हम हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, तो हमें कम से कम प्रश्न की हिंदी तो हमें समझ में आनी चाहिए कि प्रश्न क्या कहना चाह रहा है। तो जैसे हर चीज़ आपको बताई जाएगी, तो उसमें जैसे आपको ये प्रश्न है, इसकी हिंदी आपको आएगी, ये प्रश्न आपके समझ में आएगा कि क्या पूछ रहा है। तो चूज यानी चयन कीजिए ग्रामेटिकली करेक्ट ऑप्शन, व्याकरणिक दृष्टि से सही ऑप्शन का। तो ये प्रश्न है और ये निर्देश है। इस निर्देश में बता दिया गया कि हमें क्या करना है। अब ये प्रश्न है और उसके नीचे 4 ऑप्शन है। तो प्रश्न क्या कहता है कि इफ़ ही वर टू रीच द वेन्यू इन टाइम ही ब्लैंक हैव टू हरी अप। तो यहाँ पर एक सेंटेंस दिया गया है और यहाँ पर एक रिक्त स्थान दिया गया है। तो हमें इस रिक्त स्थान को भरना है। तो ये रिक्त स्थान हम तभी भर सकते हैं जब हमें ये पता हो कि ये कौन से टॉपिक से है। तो हमारे जो टॉपिक हैं उनमें जो पहला टॉपिक है वो था टेंस, और टेंस में जो मुख्य प्रश्न पूछा जाता है वो वर्ब को भरना पूछा जाता है, यानी करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब जिसे हम कहते हैं, कि क्रिया की सही फॉर्म भरना। और वो क्रिया की सही फॉर्म हम तभी भर सकते हैं जब हमें रूल्स याद हों कि ये कौन से रूल्स के अंतर्गत आया है। तो अब जब इस वाक्य को हम देखें, इस प्रश्न को देखें, तो इस प्रश्न की शुरुआत हो रही है इफ़ शब्द से। कौन से शब्द से हो रही है? इफ़ शब्द से। तो अंग्रेजी में यदि कोई सेंटेंस है वो इफ़ शब्द से उसकी शुरुआत होती है, तो उस सेंटेंस को हम कहते हैं कंडीशनल सेंटेंस, हिंदी में कहते हैं सशर्त वाक्य। तो कंडीशनल सेंटेंस भी मुख्य रूप से अंग्रेजी में 3 होते हैं और 3 बहुत ही सिंपल है। मैं रूल्स बताऊंगा। यहाँ पर आपको सिंपल सा जो प्रश्न वो बता देता हूँ कि इफ़ के बाद में आपको सब्जेक्ट मिलता है और सब्जेक्ट के बाद में आपको टेंस मिलता है, क्रिया मिलती है। तो यहाँ पर जो वर शब्द है, ये जो वर है वो सिंपल प्रेजेंट को बताता है। इफ़ के साथ मुख्यतः 3 टेंस का प्रयोग होता है कि इफ़ के साथ यदि प्रेजेंट इंडेफिनेट यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। रूल्स भी मैं आपको सामान्य रूप से बता देता हूँ कि इफ़ के साथ यदि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है यानी प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस है, तो आगे जो रिक्त स्थान आएगा उसमें हम विल भरते हैं और विल के साथ फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। दूसरा कंडीशनल सेंटेंस होता है कि इफ़ के साथ यदि प्रेजेंट इंडेफिनेट है, जैसा हमारे प्रश्न में, यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म है जिसको हम पास्ट इंडेफिनेट कहते हैं, तो उधर हम वुड का प्रयोग करते हैं, वुड प्लस क्रिया की फर्स्ट फॉर्म। और यदि इफ़ के साथ पास्ट परफेक्ट है यानी हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, इसके साथ इफ़ के साथ, तो इधर जो रिक्त स्थान होगा उस रिक्त स्थान में हम वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या चूज करेंगे? एक तो करेंगे वुड, दूसरा करेंगे हैव और साथ में क्रिया की थर्ड फॉर्म। तो ये मैं आपको डिटेल से जो नोट्स मैं बनाऊंगा उसमें तीनों का जो स्ट्रक्चर है वो बता दूंगा। यहाँ प्रश्न था इसलिए मैंने सामान्य जानकारी दी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इफ़ के साथ पास्ट इंडेफिनेट का प्रयोग हुआ है, तो दूसरी तरफ सीधा सा आपको नियम फॉलो करना है कि वुड का प्रयोग करना है। तो जैसे ही ऑप्शन देखते हैं तो हमारे ऑप्शन 2 में क्या लिखा हुआ? वुड, और हमारा सीधा सा 1 नंबर आपको प्राप्त हो जाता है। और 1 नंबर आप देख सकते हैं कि सिलेक्शन में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो कंडीशनल सेंटेंस के 3 जो नियम हैं उनका जो स्ट्रक्चर वो आपको याद रखना है। दूसरा जो प्रश्न पूछा गया था वो था चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन। तो जैसा हमने पाठ्यक्रम में देखा था कि हमारे पाठ्यक्रम में प्रीपोजिशंस भी निर्धारित की गई कि यूज ऑफ प्रीपोजिशन। तो आप देख सकते हैं कि यूज ऑफ प्रीपोजिशन से ये प्रश्न पूछा गया था। दे लिव रिक्त स्थान अस ऑन द 4th फ्लोर, कि दे लिव वे रहते हैं, अस ऑन द 4th फ्लोर यानी चौथे फ्लोर पर, यानी जो बिल्डिंग होती है उसमें फ्लोर्स बने रहते हैं, जैसे फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, 4th, 5th, इस तरह से फ्लोर बने रहते हैं। जो मंजिल होते हैं उसको हम फ्लोर कहते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं
कि दे लिव, यानी किसी व्यक्ति के बारे में, पड़ोसियों के बारे में कहते हैं कि दे लिव, वे रहते हैं। तो नीचे रहते हैं कौन से फ्लोर पर? चौथे फ्लोर पर। यानी जो प्रश्न बोलने वाला व्यक्ति है वो 5वें फ्लोर पर रहता है और वो बात कर रहे हैं कि वो चौथे फ्लोर पर रहते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नीचे को इंग्लिश में कहने के लिए दो शब्द यहाँ पर यूज किए गए हैं, एक तो है बिलो और एक है अंडर। दोनों का ही अर्थ होता है नीचे, बिलो यानी भी नीचे और अंडर यानी भी नीचे। लेकिन दोनों में अंतर क्या है? जब कोई पहली चीज़ दूसरी चीज़ के एग्जैक्ट नीचे हो, ठीक नीचे हो, तो उसको हम बिलो से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर जो फ्लोर होंगे वो आप देख सकते हैं, वो बिल्कुल जैसा ऊपर वाला फ्लोर है ठीक वैसा नीचे वाला फ्लोर है और इसके ठीक नीचे रहता है। इसलिए यहाँ पर जो हमारे प्रीपोजिशंस काम आएगी वो आएगी बिलो। बिसाइड का मतलब होता है बगल में और विदिन का मतलब होता है के अंदर, यानी किसी निश्चित सीमा के अंदर। तो इस तरह से हमें केवल हमारे सही ऑप्शन को ही नहीं देखना है, ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। ये भी मैं आपको बताऊंगा, एक वीडियो बनाऊंगा कि आपको पेपर को किस तरह से सोल्व करना है। क्योंकि कई बार आपने देखा होगा कि घर आके जब आप देखते हैं तो आप देखते हैं कि आते हुए प्रश्न आपका गलत हो गया। उसका कारण मैं बताऊंगा कि आपको वो प्रश्न गलत क्यों होता है। यहाँ पर सिर्फ इतने आपको याद रखना है कि चारों ऑप्शन आपको पढ़ना है, चारों का अर्थ देखना है। विदिन यानी के अंदर, बिसाइड्स यानी बगल में, अंडर यानी नीचे, बिलो यानी नीचे। जब हम इनको चारों को फिट करके देखेंगे तो सबसे उपयुक्त जो प्रीपोजिशन वो होगी बिलो। अब इस वाक्य का हम हिंदी अर्थ भी करके देख लेंगे कि दे लिव बिलो अस ऑन द 4th फ्लोर, कि वे हमारे नीचे चौथे फ्लोर पर रहते हैं। तो इस तरह से आपका ये दूसरा प्रश्न था। ये पांचों प्रश्न मेरे सही हुए थे। ये वही पेपर है जो मैंने दिया था 2018 में, ग्रुप ए में ही मैं था क्योंकि मेरा विषय संस्कृत था और वहाँ पर ये पेपर था, उसमें मेरे पांचों प्रश्न ये सही हुए थे। तीसरा प्रश्न है कि चूज द करेक्ट डिग्री। जैसा हमने पाठ्यक्रम में देखा था कि हमारे पाठ्यक्रम में डिग्री भी शामिल है, तो डिग्री से ये प्रश्न पूछा गया था कि आपको डिग्री चूज करनी है। और डिग्री के बारे में मैंने बताया था कि 3 तरह की डिग्री होती है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। तो यहाँ पर जब दो चीज़ों के अंतर तुलना की जाती है तो वो होती है कंपैरेटिव डिग्री। तो यहाँ पर आप वाक्य देख सकते हैं, यहाँ दो चीज़ों में तुलना की गई है। एक तो कार की कीमत में, प्राइस यानी होती है कीमत, एक तो कार की कीमत में तुलना की गई है और एक बाइक की कीमत में तुलना की गई है। तो यहाँ पर तुलना की गई है तो हमारा जो डिग्री का प्रयोग हो वो दूसरी डिग्री आएगी, कंपैरेटिव डिग्री। अब यहाँ पर वहाँ भी हम जब पॉइंट को पढ़ेंगे तो वहाँ भी मैं आपको रूल्स बताऊँगा, लेकिन सामान्य परिचय जैसे हर प्रश्न में दे रहा हूँ वैसे मैं बता दूँ कि कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए हम 2 नियमों का फॉलो करते हैं। एक तो हम जो हमारी पॉजिटिव डिग्री है, जो एडजेक्टिव, उसमें ER जोड़ करके, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं चीप, चीप में ER जोड़ेंगे तो बन जाता है चीपर। और दूसरा जो नियम है वो कंपैरेटिव डिग्री का है मोर जोड़कर, यानी उसमें मोर शब्द अपन स्टार्ट में यूज कर लेते हैं। जैसे तीसरे ऑप्शन में देख सकते हैं मोर एक्सपेंसिव। तो इस तरह से लास्ट जो डिग्री होती है सुपरलेटिव डिग्री, उसमें भी ये 2 ही नियम फॉलो करते हैं कि जब विशेषण में हम EST जोड़ देते हैं तो भी वो बन जाता है, या फिर मोस्ट जोड़ते हैं। अब ER कहाँ जोड़े और मोर कहाँ लगाएं, ये चीज़ें हम नियम में पढ़ेंगे। बहुत ही सिंपल है, आपको एक बार में ये चीज़ें याद हो जाएंगी। अब यहाँ हम देखेंगे कि कौन सा जो ऑप्शन है वो हमारा सही होगा। तो इसका हमें हिंदी अर्थ करना है कि ए कार प्राइस, यानी एक कार की कीमत, इज यूजुअली, प्रायः होती है, देन ए बाइक प्राइस, एक बाइक की कीमत से। तो कार की प्राइस बाइक की कीमत से क्या होती है, कम होती है या ज़्यादा होती है। तो स्वाभाविक है कि कार की कीमत क्या होगी, ज़्यादा होगी, महंगी होगी। तो यहाँ पर जो चीपर है, चीपर का मतलब होता सस्ती, तो कार की कीमत बाइक से सस्ती होती है, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा, सस्ती नहीं होती है। लोअर का मतलब होता है कम, तो एक कार की कीमत बाइक की कीमत से कम होती है, तो ये हमारा ऑप्शन है वो भी हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन है मोर एक्सपेंसिव, यानी ज़्यादा महंगी, यानी एक कार की कीमत बाइक की कीमत से महंगी होती है। तो हमारा ये ऑप्शन सही हो सकता है, सही हो सकता है, ये इसलिए कह रहा हूँ कि एक ऑप्शन और बच रहा है, उसको भी हमें पढ़ लेना है। चौथा हमारा ऑप्शन होता है हाई, यानी हाई होती है। अब ये जो हाई शब्द है ये एक साधारण एडजेक्टिव है। इसमें जो मैं आपको 2 नियम बताया था, ना तो ER इसने जोड़ रखा है और ना ही इसने मोर जोड़ रखा है, तो ये हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि ऑप्शन को काट कर भी हम हमारे प्रश्न को सही कर सकते हैं। तो 33वें प्रश्न का जो उत्तर होगा वो तीसरा ऑप्शन हो जाएगा, मोर एक्सपेंसिव।
अगला जो प्रश्न पूछा गया था वो प्रश्न था कि विच ऑप्शन इज नॉट द एंटेनिम ऑफ ओबिडेंट, यानी एंटेनिम्स का मतलब मैंने आपको बताया था विलोम शब्द, और आप देख सकते हैं कि विलोम शब्द इस पॉइंट से ये प्रश्न पूछा गया था कि विच ऑप्शन यानी निम्नलिखित ऑप्शंस में से इज नॉट नहीं है एंटेनिम्स यानी विलोम शब्द ऑफ ओबिडेंट। ओबिडेंट का मतलब होता है आज्ञाकारी। तो यहाँ पर देखना है कि आज्ञाकारी शब्द का विलोम शब्द कौन सा नहीं है। तो इसका मतलब है कि 3 शब्द इसके विलोम हैं और 1 शब्द इसका विलोम नहीं है। तो प्रश्न को भी आपको अच्छी तरह समझना है, कहीं आप पहले ही ऑप्शन को देखें और उसी पे टिक लगा दें। प्रश्न को आपको अच्छी तरह समझना है कि विच ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन इज नॉट नहीं है द एंटोनिम्स यानी विलोम शब्द ऑफ ओबिडेंट, ओबिडेंट शब्द का। और जब मैंने पाठ्यक्रम में बताया था तो मैंने आपको ये भी बताया था कि आपको 5 शब्दों के अर्थ आने चाहिए, इसके भी आने चाहिए और ये जो 4 हैं, क्योंकि देख सकते हैं कि 3 इसके पर्यायवाची हैं और 1 इसका विलोम, उसी को हमें छांटना है। तो देखते हैं, पहला शब्द है म्यूटिनस, इसका मतलब भी होता है आज्ञाकारी। तो ये इसका विलोम शब्द नहीं है। म्यूटिनस का मतलब होता है जो आज्ञा का पालन नहीं करता है। दूसरा स्टबर्न, ये भी इसका विलोम है। आपको ध्यान रखना है कि 3 शब्द इसके एक जैसे हैं। म्यूटिनस जो आज्ञा का पालन नहीं करता है तो ये भी इसका विलोम है। स्टबर्न वो भी जो आज्ञा का पालन नहीं करता, डिसओबे करता है। और ड्यूटीफुल, ड्यूटीफुल का मतलब होता है आज्ञा पालक या कर्तव्य को पालन करने वाला। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि उस शब्द को हमें छांटना था जो इसका पर्यायवाची है। तो ड्यूटीफुल जो शब्द है वो हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि आप देख सकते हैं ओबिडेंट का एक विलोम शब्द है डिसओबिडेंट। तो मैं भी यहाँ पर अभी थोड़ी देर पहले कन्फ्यूज हो गया था। तो इस तरह से आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, क्योंकि प्रश्न जो पूछा गया वो थोड़ा सा घुमा के पूछा गया कि कौन सा विलोम नहीं है। तो 3 विलोम है, पहला, दूसरा और चौथा, और ये इसका विलोम नहीं है, इसका पर्यायवाची है। तो ये हमारा तभी सही होगा जब हमें सारे शब्दों के अर्थ याद होंगे। इसमें कोई नियम काम नहीं करेगा, इसमें कोई भी रूल्स नहीं है कि सर इसका क्या रूल्स होगा किस तरह से, क्योंकि प्रत्यक्ष में प्रमाण की ज़रूरत नहीं है। आप देख सकते हैं कि ये शब्द आपको याद होने ही होने चाहिए। लास्ट जो प्रश्न पूछा गया था, 5वां प्रश्न, वो पैसिव वॉइस से संबंधित पूछा गया था। पैसिव वॉइस में से प्रश्न था कि गिव द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। इसके भी रूल्स हैं, जब मैं आपको नियम पढ़ाऊंगा तो बिल्कुल आसान है। तो सबसे पहले हम जनरली रूप से यहाँ देखें कि वी सा दैम गो आउट, हमने उन्हें बाहर जाते हुए देखा। तो आप देख सकते हैं मैंने आपको बताया था कि एक तो होता है पैसिव, एक होता है एक्टिव। एक्टिव की विशेषता मैंने बताई थी, जब क्रिया का प्रयोग कर्ता के अनुसार होता है उसे हम एक्टिव कहते हैं। तो यहाँ सब्जेक्ट है वी और वी के अनुसार क्रिया आई है सा, यानी पास्ट सिंपल का ये सेंटेंस है वी के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म। और जब हम एक्टिव वॉइस बनाते हैं तो हमारी जो क्रिया आती है वो ऑब्जेक्ट के अनुसार आती है, और सबसे पहले वाक्य की शुरुआत भी हम ऑब्जेक्ट से करते हैं। तो इस वाक्य में हम देखेंगे ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या है? दैम। जब हम पैसिव से एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट की जगह रखते हैं, और उसका जो केस है, जैसे हमारे केस होते हैं सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पजेसिव केस, रिफ्लेक्सिव केस। तो ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव केस में रहता है हमेशा, उसको जब सब्जेक्ट की जगह ले जाएंगे तो उसका केस भी बदल देंगे और वो कौन से केस में हो जाएगा? सब्जेक्टिव केस में। तो दैम को जब सबसे पहले रखेंगे और इसका जो सब्जेक्टिव केस होगा वो हो जाएगा दे। तो सबसे पहले हमें देखना है कि कौन से वाक्य में दे आ रहा है। तो 3 वाक्य हमारे पास जिनमें दे आ रहा है, पहला, दूसरा और चौथा। तो हमारा ये जो तीसरा है वो बिल्कुल वैसे ही हमारा कट हो जाता है, हमारे पास बचे 3 ऑप्शन। दूसरा हमें नियम फॉलो करना है और टेंस बदलना। तो जैसे ही हम टेंस बदलते हैं तो अगले टेंस में वो टेंस चला जाता है। तो जैसे मान लीजिए कि प्रेजेंट सिंपल है, तो जब उसका हम टेंस परिवर्तन करेंगे, जब एक्टिव से पैसिव बनाएंगे तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में चला जाता है, यानी उसमें जो हेल्पिंग वर्ब हम यूज करेंगे वो अगले वाले टेंस की होगी। तो यहाँ पर हमने देखा था कि पास्ट इंडेफिनेट टेंस है तो इसमें जो क्रिया आएगी वो आएगी पास्ट कॉन्टिन्यूअस की। अब पास्ट कॉन्टिन्यूअस में 2 क्रिया होती है, एक तो होती है वाज और एक होती है वर, यानी एक वचनकर्ता के साथ वाज आती है और बहुवचनकर्ता के साथ आती है वर। तो यहाँ पर दे जो है वो बहुवचन शब्द है, तो इसके साथ जो क्रिया आएगी वो आएगी वर। तो दे वर। तो हमें देखना है कि दे वर कौन से में है, तो दे वर हमारा दूसरा ऑप्शन है। तो ये भी हमारा वर नहीं है,
इसमें भी वर नहीं है, तो यहाँ भी इस तरह से भी आप सही कर सकते हैं। और यदि पूरा नियम आपके याद है तो भी आप कर सकते हैं। तो दे वर। उसके बाद तीसरा जो नियम होता है पैसिव वॉइस का, वो होता है हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो दे भी हमारा हो गया, वर्ब भी हो गया, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म देखेंगे तो सा की थर्ड फॉर्म हो जाएगी सीन। फिर हमारा जो रेस्ट ऑफ सेंटेंस है वो हम लगा देंगे टू गो आउट। यहाँ पर टू क्यों लगा है, तो टू अपनी तरफ से इसलिए लगा है क्योंकि दो वर्ब को यदि हम कनेक्ट करते हैं तो प्रायः टू का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर सीन के बाद जब गो का फर्स्ट फॉर्म तभी लगेगी जब हम उसमें टू का प्रयोग करेंगे। तो इस तरह से आपने पांचों प्रश्न देखे हैं। और यदि थोड़ा सा भी आपको नॉलेज है, थोड़ी सी भी आप अंग्रेजी में मेहनत कर लेते हैं जो मैं आपको करवाऊंगा, तो आपका मुझे पूरा विश्वास है कि पांचों के जो पांचों प्रश्न हैं वो सही होंगे। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा? कल से हम एक एक पॉइंट का विस्तार से यहाँ पर अध्ययन करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट करके अवश्य बताएं। धन्यवाद।